नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्पिता। चलिए रुक करते इस वक्त की प्रमुख खबरों पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जैसलमेर दौरे का दूसरा दिन है। सीएम गहलोत का रामदेव हवाई पट्टी का स्वागत किया गया। इसके बाद सीएम सीधे रामदेव राम मंदिर पहुंचे, जहां सीएम ने दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। इससे पूर्व सीएम ने सरहद पर जाकर सुरक्षा का जायजा लिया था। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जैसलमेर के दौरे पर हैं। ऐसे में जैसलमेर का दौरे का उनका दूसरा दिन है। सीएम गहलोत ने वहां पर जाकर बाबा रामदेव के पहले दर्शन किए, साथ ही कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता राधेश्याम। राधेश्याम जी, जैसलमेर दौरे पर है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, क्या कुछ उनका कार्यक्रम रहेगा? जी अर्पिता, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर थे। कल देर शाम ये बाड़मेर से जो तनोट माता मंदिर है भारत पाक सीमा पर स्थित, वहां पहुंचे। वहां पर उन्होंने माता के दर्शन किए। उसके बाद बबलियान चौकी पर जाके बीएसएफ के जवानों व अधिकारियों से मुलाकात की, साथ ही सीमा की जो हालात है उनका जायजा लिया। साथ में उन्होंने बबलियान चौकी के लिए सीएम फंड से 11 लाख रुपए की एक राशि स्वीकृत की है, जिससे बबलियान चौकी पर और सैनिकों और जवानों के लिए जो सुख सुविधाएं हैं या अन्य जो व्यवस्था है उनका वो किया जाएगा। उसके बाद आज सुबह वो 9:30 बजे तनोट से रामदेवरा पहुंचे। वहां बाबा रामदेव जी के दर्शन करने के बाद प्रदेश में अमन चैन और खुशहाली की कामना की। उसके बाद में पोखरण मदरसे में एक कार्यक्रम रखा गया था, जहां पर कुछ दिन पूर्व सड़क हादसे में जो प्रधान है सांकड़ा समिति की अमतुल्ला मेहर, उनका निधन हो गया था। तो वहां पर उनके परिवार और उनके समाज वालों को शोक संवेदना प्रकट की। और इसके बाद में रामदेवरा में, जहां पर पिछले 16 दिन से शराबबंदी को लेकर वहां कुछ कार्यकर्ता और संगठन है वो लगातार हड़ताल पर थे और पिछले 4 दिन से वहां उनका अनशन चल रहा था, तो मुख्यमंत्री गहलोत उनके बीच में पहुंचे और उनको जूस पिलाकर उनका अनशन है वो तोड़वाया। साथ में उन्होंने विश्वास दिलाया कि रामदेवरा परिसर के आसपास 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कहीं पर भी कोई भी शराब का ठेका नहीं होगा। तो ये एक अच्छी पहल की है उन्होंने शराबबंदी के विरुद्ध जो थे उनके पास में। और उसके बाद में अभी फिलहाल वो जैसलमेर से बीकानेर के लिए रवाना हो गए। वहां पर बीकानेर और बीकानेर के बाद गंगानगर जिलों की जो सीमाएं भारत पाक से लगती है, वहां जाकर भी वो हालातों का जायजा लेंगे और उसके बाद वो वापस जयपुर के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल राधेश्याम, जैसा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कार्यकर्ताओं के साथ भी मुलाकात की है, तो क्या लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया गया है? देखिए, उन्होंने जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं पहुंचे। हालांकि तनोट माता मंदिर में ही रात्रि विश्राम का कार्यक्रम था, तो उसी दौरान कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी और कांग्रेस कार्यकर्ता थे, वो उनसे वहां मिले थे। तो हालांकि मिले थे तो वहां पर लोकसभा चुनाव जो कि नजदीक है, तो उसको लेकर भी वार्ता होगी। इस दौरान हरीश चौधरी, जो कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी, साथ में पोखरण विधायक और कैबिनेट अल्पसंख्यक मामलात के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद भी उनके साथ में थे। इसके अलावा यहाँ के जो विधायक है रूपाराम धंधे, वो भी उनके साथ में थे। तो हालांकि ऐसा नहीं आया, लेकिन अगर कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से मिले हैं और लोकसभा चुनाव नजदीक है तो वार्ता तो वाजिब बनी होगी। जी बिल्कुल राधेश्याम, तमाम जानकारी के आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राजधानी के बीजेपी मुख्यालय पर बीजेपी प्रवक्ताओं और मीडिया सेल की बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक की अध्यक्षता लोकसभा चुनाव सह प्रभारी सुधांशु त्रिवेदी कर रहे हैं। बैठक में लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा भी की जा रही है। भाजपा मुख्यालय में यह बैठक शुरू हुई है। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी कमर कस ली है। ऐसे में पार्टी प्रवक्ता की बैठक ली गई है। लोकसभा सह प्रभारी सुधांशु त्रिवेदी ने यह बैठक ली है, जिसमें बीजेपी मुख्यालय पर लोकसभा की तैयारियों का जायजा लिया गया है। पार्टी प्रवक्ता और मीडिया सेल की बैठक ली गई है सुधांशु त्रिवेदी के द्वारा। इस बैठक में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे, साथ ही मीडिया प्रवक्ता भी वहां मौजूद थे।
और इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता राकेश शर्मा। जी राकेश, बीजेपी ने भी तैयारी कर ली है, पूरी लोकसभा चुनाव को लेकर कमर कस ली है और ऐसे में सुधांशु त्रिवेदी के द्वारा बैठक ली जा रही है। क्या कुछ अहम मुद्दे हैं उस बैठक के? देखिए अर्पिता, सबसे बड़ी बात तो ये कि लोकसभा चुनाव नजदीक है और केंद्रीय पदाधिकारियों के दौरे लगातार राजस्थान में शुरू हो चुके हैं। प्रकाश जावड़ेकर यहाँ के लोकसभा चुनाव के प्रभारी है, वहीं सुधांशु त्रिवेदी राजस्थान के लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी है। ऐसे में 3 दिवसीय दौरे पर सुधांशु त्रिवेदी राजस्थान है, कल देर रात को पहुंचे थे और आज सुबह मीडिया सेल और प्रवक्ताओं की बैठक जारी है। और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से आम लोगों को पार्टी से कनेक्ट करना है, जिस तरीके से विपक्ष लगातार चुनाव में केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर हो रहा है, किस तरीके से जवाब देने हैं राज्यों के जो मुद्दे हैं, क्योंकि राजस्थान में सरकार बदली है। ऐसे में राजस्थान के जो मुद्दे हैं उनको लेकर के मीडिया में क्या बयान देने हैं, सोशल विंग में किस तरीके की गतिविधियों को ज्यादा बढ़ाना है, राष्ट्रीय मुद्दों को किस तरीके से हाइप पर लाना, ये तमाम मुद्दे वो है जिन पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ज्यादा हाइप पर जाने वाली है। ऐसे में तमाम प्रवक्ताओं और मीडिया सेल की बैठक ली गई है, जिसमें सह प्रभारी सुधांशु त्रिवेदी और संगठन महामंत्री जो पार्टी के राजस्थान के हैं चंद्रशेखर, वो मौजूद रहे। तमाम बीजेपी के प्रवक्ता और मीडिया सेल और डिजिटल विंग के तमाम जो पदाधिकारी वो तमाम लोग मौजूद रहे। और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव पास में है, किस तरीके से परफॉर्मेंस देनी है, किस तरीके से आम लोगों को पार्टी से कनेक्ट करना है, कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं जो सीधा आमजन को टच करते हैं, उन पर क्या बयानात मीडिया में देना है। इस प्रकार की ट्रेनिंग सेशन लगातार जारी है और ये शुरू हो चुके हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है और बहुत जल्द लोकसभा चुनाव का आगाज हो जाएगा, चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। ऐसे में केंद्रीय पदाधिकारी लगातार विंग बाय विंग बैठकें ले रहे हैं। मीडिया सेल की प्रवक्ताओं की है, उसके बाद प्रभारियों की बैठक होगी। तमाम तरह से यूं कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये लोकसभा चुनाव की पूरी तैयारी है। राकेश, जैसे पिछले चुनावी हार को भरने के लिए बीजेपी जो है फिर से एक बार फॉर्म में आ गई है। जाहिर सी बात है अर्पिता, सबसे बड़ी बात यह है कि विधानसभा चुनाव में भले ही बीजेपी ये कहती रही हो कि 0.5% वोटों का मार्जिन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार उनके हाथ से गई है, सरकार कांग्रेस की आई है, तो जाहिर सी बात है हार तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन जो वोट बैंक का डाइवर्जन विधानसभा चुनाव में बीजेपी से दूर गया, तो सीधे तौर पर पार्टी के लिए चैलेंजिंग भी रहेगा किस तरीके से वापस उन लोगों को जोड़ा जाए। और चूंकि राष्ट्रीय माहौल पर के हिसाब से देखा जाए तो लोकसभा में इस समय राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा ज्यादा हावी है। ऐसे में किस तरीके से बयान दिए जाए, संतुलित बयान दिए जाए, कोई विवादास्पद बयान नहीं जाए, इसी को लेकर के तमाम ट्रेनिंग सेशन आयोजित किए जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लोगों को कनेक्ट करने का भी प्रयास रहेगा। जी बिल्कुल राकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर नगर निगम में नवनियुक्त समितियों के चेयरमैन ने आज नगर निगम में पदभार संभाला है। इस दौरान समितियों के चेयरमैन ढोल नगाड़ों के साथ नगर निगम पहुंचे। महापौर विष्णु लाटा ने चेयरमैनों को पद संभलवाया। इस दौरान मेयर लाटा ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधियों को साथ लेकर चलूंगा। मेरी और सभी चेयरमैनों की जिम्मेदारी और प्राथमिकता जयपुर को स्वच्छ बनाना है। आपको बता दें, नगर निगम में समितियों के चेयरमैन ने पदभार ग्रहण किए हैं। ढोल नगाड़ों के साथ ये चेयरमैन वहां पहुंचे हैं और ऐसे में विष्णु लाटा ने उन्हें पदभार ग्रहण करवाया। साथ ही विष्णु लाटा ने यह बयान दिया है कि जयपुर को स्वच्छ बनाना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। आपको बता दें, नगर निगम में समितियों के सभी चेयरमैन विष्णु लाटा से मिलने पहुंचे, साथ ही उन्होंने पदभार ग्रहण कराया। मेयर विष्णु लाटा ने उन्हें पदभार दिलवाया है। और इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संवाददाता नमो नारायण। जी नमो नारायण, विष्णु लाटा ने पदभार ग्रहण करवाया है नगर निगम में समितियों के चेयरमैनों को, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सुरक्षा का मुद्दा है, स्वच्छता का मुद्दा है। जयपुर में जो स्वच्छता को लेकर सबसे बड़ा अभी चुनौती है विष्णु लाटा के पास। जी अर्पिता, मेयर विष्णु लाटा हैं, उन्होंने भाजपा से बगावत करके और मेयर का चुनाव लड़ा था। उन्होंने पहली बार में ही भाजपा को शिकस्त दी। वहीं दूसरी बार जब शहरी सरकार का जो बजट का मामला सामने आया था, उसमें भाजपा पार्षदों ने सहयोग नहीं किया। उसमें भी मेयर विष्णु लाटा ने भाजपा के जो भाजपा के पार्षद थे उनको पटकनी देते हुए शहरी सरकार का जो बजट था उसको पास करवाया। वहीं तीसरी जो सफलता हासिल की एक तरीके से मेयर ने, तो सब कुछ विरोध में होते हुए भाजपा के जो पार्षद थे उन्होंने कोई सपोर्ट नहीं किया और किसी ने सपोर्ट नहीं किया, तो उन्होंने तीसरी जो पटकनी दी है वो अपनी मनमर्जी से नगर निगम की जो कमेटियां हैं उनके चेयरमैनों को बनाया है।
और वो पूरी तरीके से सफल हुए हैं कि उन्होंने अपनी जो मनमर्जी के जो पार्षद थे, उसके पक्ष के जो पार्षद थे उनको चेयरमैन बनाया। वहीं सबसे बड़ी बात जो इसमें ये है कि जो 9 जो पार्षद हैं वो भाजपा पार्टी के हैं। उन्होंने इनके पक्ष में, मेयर विष्णु लाटा के पक्ष में मतदान किया था, उनको भी चेयरमैन का पद देकर नवाजा गया है। वहीं बात आती है सबसे बड़ी स्वच्छता की, तो स्वच्छता की जो समिति होती है उसको इस बार एक जगह की जगह 3 हिस्सों में बांटा गया है। उसके 3 चेयरमैनों को जिम्मेदारी दी गई है स्वच्छता की। अर्पिता जी नमो, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली रोड स्थित निम्स विश्वविद्यालय जयपुर के निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस की ओर से स्पेशल लेक्चर का आयोजन किया गया। दिल्ली से आई रिसोर्स पर्सन रीना सेजवाल ने इस लेक्चर को लिया है। इस स्पेशल लेक्चर का विषय रिलेशनशिप मार्केटिंग रहा। सेजवाल ने बताया कि आज मैनेजमेंट के क्षेत्र में काफी न्यू ट्रेंड्स आए हैं, जो कि नए विद्यार्थियों को अपडेट रहना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि रिलेशन वाली मार्केटिंग का प्रभावशाली होना जरूरी है। कंपनी का कस्टमर और कंज्यूमर के साथ संवाद आधारित रिलेशन होना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए निम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड कंप्यूटर साइंस के प्राचार्य प्रोफेसर एस चौहान ने कहा कि मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को रिलेशनशिप मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। निम्स विश्वविद्यालय हमेशा ही करंट टॉपिक पर रिसोर्स पर्सन के लेक्चर करवाता रहता है। इस दौरान डॉक्टर विनीत पांडे, डॉक्टर अंकित बालियान, सौरभ मुंजाल, डॉक्टर अमिताभ, डॉक्टर अखिल गोयल, डॉक्टर इफ्तिकार और अनुराधा और मैनेजमेंट विभाग के सभी छात्र छात्राएं वहां मौजूद रहे। हमने आज इसमें एक एक्सटेंशन लेक्चर को आयोजित किया है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट इस तरह के आयोजन हमेशा करता रहता है। आज का हमारा आयोजन का विशेष आयोजन था रिलेशनशिप मैनेजमेंट। उसमें MBA और BBA के बच्चों ने भाग लिया। तकरीबन 50 से ज़्यादा बच्चे थे। एक PPT प्रेजेंटेशन के बाद में उन बच्चों को हमने वापस 1-to-1 इंटरेक्शन हुआ फैकल्टी के साथ में, और जो हमारे गेस्ट लेक्चर आए थे मिस रीना ने उनको रिलेशनशिप मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में बताया कि उसका इम्पोर्टेंस सोसाइटी में इम्पोर्टेंस क्या है। बांसवाड़ा पुलिस ने अवैध शराब तस्करों पर कार्रवाई की है। पुलिस ने गुरुवार अलसुबह नवागांव, भापोर और लीमथान गांव में कार्रवाई की। गांव में अवैध देशी हथकढ़ शराब बनाए जाने की सूचना थी। पुलिस कार्रवाई के दौरान 100 लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। पुलिस ने दर्जनों भट्टियों को तोड़कर हजारों लीटर महुआ वास नष्ट किया। पुलिस ने तीनों गांव के कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की तैयारी भी की है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजस्थान की नदियों में उद्योगों के कारण प्रदूषण पर फिर सख्ती दिखाई है। एनजीटी ने पहले पाली जिले की बांडी नदी में प्रदूषण को लेकर राज्य सरकार पर 20 करोड़ और CPTP संचालकों पर 1 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया था। अब लूनी नदी को प्रदूषण से बचाने में नाकामी पर राज्य सरकार पर 40 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है। स्वास्थ्य और कृषि सचिव को आसपास रहने वालों पर इसके असर का पता लगाने को भी कहा है। एनजीटी ने लूनी नदी में बालोतरा, जसोल और बेटूचा के उद्योगों के प्रदूषण को लेकर आदेश दिया है। राजधानी जयपुर के सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहा बंदी फरार हो गया। जेल प्रहरी ने इस संबंध में लालकोटी थाने में एक मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि पानीपत हरियाणा निवासी जगदीश जयपुर सेंट्रल जेल में धारा 364, 120 और 323 में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था। पिछले माह वह 20 दिन के पैरोल पर गया था और उसे 5 मार्च को वापस लौटना था, लेकिन वह रोल कॉल में नहीं लौटा। इस पर जेल प्रहरी सतपाल ने मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बंदी की तलाश शुरू कर दी है।
राजधानी जयपुर के टोंक रोड पर देर रात तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक पावर बाइक पर सवार दो छात्रों ने दो राहगीरों को टक्कर मारी है। हादसे में राहगीरों की मौत हो गई, जबकि दोनों छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों का अस्पताल में फिलहाल उपचार जारी है। हादसे की सूचना पर सांगनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बाइक को जब्त कर थाने पर खड़ा करवाया। पुलिस ने बताया कि जेईसी आरसी कॉलेज के दो छात्र रात करीब 10:15 बजे टोंक रोड पर तेज रफ्तार में बाइक दौड़ा रहे थे। इसी दौरान उनकी बाइक ने दो युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में राहगीर रत्नेश कुमार, अमित चंद तथा बाइक सवार आदित्य और नितिन गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर रत्नेश और अमित ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया है, जबकि आदित्य और नितिन का उपचार जारी है। पुलिस ने हादसे की सूचना मृतक और घायल के परिजनों को दे दी है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि छात्र 120 की स्पीड में बाइक दौड़ा रहे थे और उन्होंने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ था। सांगनेर पुलिया के पास कुछ लोग उन्हें गलत तरीके से बाइक चलाने पर टोका, लेकिन वे नहीं माने। पुलिस का यह भी मानना है कि बाइक सवार छात्र ने ड्रिंक कर रखी थी। फिलहाल मामले की जांच कर रही है पुलिस। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षाएं प्रदेश भर में आज से शुरू हो चुकी है। परीक्षा 2 अप्रैल तक चलेगी और आज पहला पेपर अंग्रेजी का हुआ। सुबह 8:30 बजे से पौने 12 बजे तक ये परीक्षा हुई। बोर्ड के प्रशासन नथमल डिडेल ने बताया कि इस वर्ष ब्लॉक स्तर से लेकर निदेशालय स्तर तक परीक्षा की मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने बताया कि नकल रोकने के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश भर में 12वीं की परीक्षा के लिए 8,69,574 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ उपाध्याय में 3,345 और मूक बधिर के 242 विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। जयपुर जिले में 1,13,000 से अधिक विद्यार्थी पंजीकृत हुए हैं। वहीं बोर्ड सचिव मेघनाथ चौधरी ने बताया कि बोर्ड स्तर पर 60 विशेष उड़न दस्ते बनाए गए हैं। इसके साथ ही 190 उड़न दस्ते और बनाए गए हैं, जो दूर दराज के हिस्सों में परीक्षा केंद्रों का विशेष निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा उपनिदेशक और जिलाधिकारी स्तर पर भी उड़न दस्ते बनाए गए हैं। शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स जयपुर पहुंची है। शाही रेलगाड़ी 9 देशों के 40 पर्यटकों के साथ लेकर पहुंची है। ब्रिटेन के 8, अमेरिका और कनाडा के साथ साथ भारत, सिंगापुर, मलेशिया के 4 पर्यटक, नीदरलैंड, जापान और स्विट्जरलैंड के 2 पर्यटक शामिल हैं। गांधीनगर स्टेशन पर पर्यटकों का भव्य स्वागत भी किया गया। राजधानी जयपुर की सांगनेर पुलिया के पास देर रात ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक में चारा भरा हुआ था और आग चारे से लगी थी। सूचना के बाद दमकल और सांगनेर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं आज सुबह वापस चारे में आग लग गई। हालांकि ट्रक चालक मौके से फरार था, लेकिन चारे की आग की सूचना के बाद दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। एक ही जगह 2 बार आग लगने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया। सुबह आग के चलते कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी बाधित रहा। वहीं दमकल कर्मियों की मुस्तैदी काम में आई है। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। फिलहाल सांगनेर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जयपुर के सांगनेर पुलिया के पास में देर रात एक ट्रक में आग लग गई। दरअसल ट्रक के अंदर चारा भरा हुआ था। सूचना के बाद सांगनेर थाना पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। वहीं आज सुबह जब ट्रक वहां से फरार हो गया था ट्रक चालक, तो उसके बाद जो चारा मौके पर पड़ा था उसमें वापस से अचानक आग लग गई, जिसके बाद वापस से दमकल पहुंची और आग पर काबू पाया। 2 बार घटना में आग लगने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप सा माहौल सा मच गया। वहीं जब आग लगी तब स्थानीय जो लोग हैं वो मौके पर भीड़ में जमा हो गए और इसके अलावा जो ट्रैफिक है वो भी कुछ देर के लिए बाधित रहा। फिलहाल कह सकते हैं कि आग पर काबू पा लिया गया है। सांगनेर थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। सहयोगी विजेंद्र के साथ दीपक चावला, न्यूज इंडिया, जयपुर। इस बार का लोकसभा चुनाव काफी मायने में अलग रहने वाला है। खासकर युवा वर्ग के रुख पर यह निर्भर करेगा कि कौन सा राजनीतिक दल दिल्ली में अपनी सरकार बनाएगा। हर साल 2 करोड़ युवा 18 साल की उम्र पार कर पहली बार अपने मताधिकार के उपयोग के लिए तैयार हो रहे हैं।
इस लिहाज से इस बार के लोकसभा चुनाव में करीब 10 करोड़ युवाओं का रुझान ये तय करने के लिए काफी है कि मोदी सरकार फिर से अपनी सरकार बरकरार रखने में कामयाब होती है या फिर लामबंद हो रहा विपक्ष युवाओं की उम्मीदों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिल्ली की ओर कूच करेगा। बदलती राजनीतिक परिस्थितियां और देश के हालातों को मद्देनजर रखते हुए इस बार का लोकसभा चुनाव में युवा वर्ग किस करवट अपनी जो है रुख बदलेगा, यह तो जिस दिन मतदान होगा उसी दिन ही पता चल पाएगा। लेकिन उनकी अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप जिस तरह से जो केंद्र सरकार ने कार्य किया है, जो उपलब्धियां उनके लिए हासिल की है या जो योजनाएं उनके लिए चलाई है, वह कितनी कारगर साबित होगी युवा वर्ग के लिए। क्यों कि बता दें कि युवा वर्ग का जो मिजाज है वो अलग तरह का होता है। एकेडमिक कैरियर कॉन्शियस के साथ में भविष्य के जो सुनहरे सपने कौन सा राजनीतिक दल और कौन सी सरकार उनके लिए पूरा करेगी, यह मायने भी रखता है। लिहाजा लोकसभा चुनाव के इस जो मतदान होने में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, देखा जाए तो युवा वर्ग के लिए जो मतदान करने का जो एक तरीका है और मतदान करने की जो सोच है वो अलग तरह से उजागर होती है। अब यह तो वक्त बताएगा कि यह युवा वर्ग किस करवट जो है अपना रुख बदलेगा। लेकिन यह तय है कि इस बार जो 10 करोड़ नए युवा मतदाता जुड़ रहे हैं वोट डालने के लिए, वह काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा किसी भी राजनीतिक दल के राजनीतिक भविष्य के लिए। कैमरा पर्सन विजेंद्र सिंह के साथ में रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार सकारात्मक प्रयास कर रही है और महिला कल्याण के लिए तत्पर भी है। राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने महिला और बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में ये बात कही। भूपेश जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय समारोह के संबंध में तैयारियों का जायजा ले रही हैं। ये राज्य स्तरीय समारोह राज्य कृषि प्रबंध संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में आयोजित किया जा रहा है। भूपेश ने बताया कि समारोह के दौरान महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिला को राज्य स्तरीय महिला शक्ति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। इस वर्ष कुसुमलता जैन को महिला शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली राज्य की विभिन्न जिलों की 8 महिलाओं को भी राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। राज्य स्तरीय समारोह में राज्य भर से करीब 600 महिलाओं ने शामिल हुए। राष्ट्रीय महिला दिवस पर होने वाले राज्य स्तरीय समारोह को सफल बनाने के लिए, भव्य बनाने के लिए विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। महिला शक्ति के सम्मान के साथ ही यहाँ बाल विवाह रोकथाम के लिए एक रेडियो आधारित चैनल नौबत बाजा की भी लॉन्चिंग होगी। इसके साथ ही विभाग के कई पोस्टर, ब्रोशर्स का भी विमोचन किया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि एक तरफ विभाग जहाँ महिला सशक्तिकरण और नारी के सम्मान की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे गौण होते नजर आते हैं। सवाल ये खड़ा होता है कि नई सरकार बनने के बाद इस महिला बाल विकास ने महिला सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए हैं। कैमरामैन सुरेश तानिया के साथ मैं हिना ताज, न्यूज़ इंडिया। राजधानी के माणक चौक और आदर्श नगर थाना इलाके की बीते दिनों हुई फायरिंग की घटना का एक आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। जयपुर की ईस्ट पुलिस ने संजय बाजार और राजापाक इलाके में फायरिंग कर सनसनी फैलाने वाले आरोपी फैज खां को बापरदा गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए डीसीपी ईस्ट राहुल जैन ने बताया कि बीती 19 फरवरी की देर रात को शहर के माणक चौक और आदर्श नगर इलाके में स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने सरेराह हवाई फायर किया था। साथ ही उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ के बाद शास्त्री नगर के स्ट्रीट शीटर मुन्ना तलवार, विशाल चौधरी, फैज खां और अनीश खां के नाम सामने आए थे। घटना के बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए गठित विशेष टीम ने तकनीकी सहायता और मुखबिर से सूचना जुटाते हुए भोपाल से आरोपी फैज खां उर्फ फैज अहमद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की माने तो फैज खां बिट्स पिलानी स्कूल से पास आउट है और जयपुर के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग पास की है। उसके खिलाफ सांगानेर थाने में भी फायरिंग के 2 मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश कर रही है। अन्य लोगों के साथ साथ सभी ने फायरिंग
फायरिंग मामले में शातिर हिस्ट्री सीटर मुन्ना तलवार अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। फिलहाल पुलिस ने उसका एक साथी बीती रात को अरेस्ट किया है। उसकी निशानदेही पे एक टीम भोपाल रवाना हुई है और जल्द ही मुन्ना तलवार पुलिस की गिरफ्त में आएगा। कैमरामैन सुरेश ताने के साथ राकेश दादीज, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।